होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर के साथ साथ पूरे शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, हमेशा की तरह मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू संदीप। सर, जैसे आपने देखा कि आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर की कंपनी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स पर फोकस था। एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरुआत करने के बाद अब ये कंपनी 68 रेस्टोरेंट्स की चेन चलाती है और उसके साथ साथ इस कंपनी के पास खुद की 38 कन्फेक्शनरीज भी हैं। यही नहीं, कंपनी ने अपने बिजनेस को हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट कर दिया है जिसमें डाइन इन रेस्टोरेंट्स के साथ साथ क्लाउड किचन्स भी शामिल हैं। ये जो बदलाव किया गया है कंपनी की ओर से, इसको लेकर एनालिस्ट का क्या व्यू है और इससे आप क्या समझते हैं सर, इस कंपनी को कैसा फायदा होगा? देखिए संदीप, पहली बात तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, उनके चाइनीज रेस्टोरेंट मेनलैंड चाइना के लिए बहुत पॉपुलर है। इन्होंने ये होम ग्रोन ब्रांड इंडिया में काफी वेल एस्टेब्लिश किया है। दूसरे भी काफी ब्रांड्स है जैसे कि बारिश है, हुपला है, वो कलकत्ता है। लेकिन कोविड के टाइम पे इनको काफी दिक्कत हो गई। जैसे सभी को पता है कि कोविड के टाइम पे सारे रेस्टोरेंट, सारे एस्टेब्लिशमेंट्स बंद थे, तो इन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल शुरू किया। इन्होंने क्लाउड किचन शुरू किए जो बेसिकली कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना डोर टू डोर ऑनलाइन सर्विस से प्रोवाइड करते थे। और ये मॉडल ने इनको इतना अच्छी रिजल्ट्स दी कि इन्होंने अभी सोचा है कि आगे आने वाले 2-3 सालों के लिए क्लाउड किचन का जो कंसेप्ट है वो जारी रहेगा। इससे क्या हो गया कि इनके खर्चे काफी कम हो गए हैं, इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट हो चुकी है और इससे इनके मार्जिन में काफी अच्छा बदलाव हो चुका है। अभी करंटली इनके पास 11 क्लाउड किचन है। करीबन 40% रेवेन्यू साल का करीबन क्लाउड किचन से आ रहा है और कंपनी का मानना है कि ये करीबन 45-50% तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिस्क को इन्होंने मिनिमाइज किया है और सबसे बड़ी बात मार्जिन को इंप्रूव किया है, जो आंकड़ों में ऑलरेडी हमको दिख रहा है। तो मोटा मोटी ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट्स ने समझ लिया है। इनफैक्ट शेयर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन आने वाला जो अगले 6-8 महीने का पीरियड है, जो नॉर्मल सीजन होता है अक्टूबर टू मार्च, इसमें आप देखोगे कि बहुत ही मजबूत तरीके से रेवेन्यू और ग्रोथ आएगी। और होटल सेक्टर जैसे आपने कहा कि अभी कोविड जा चुका है, लोग डाइन आउट्स के लिए बाहर फ्रीली घूम रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो एक ऐसा सेक्टर है जो बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट के दिक्कतों से बिल्कुल दूर है। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है आपके निवेशकों के लिए, जो पैसा भी बनेगा और इसमें अच्छी सारी रे-रेटिंग के लिए अभी भी जगह काफी सिग्निफिकेंट है। ओके, तो इस कंपनी ने अपना जो बिजनेस मॉडल है उसमें काफी बदलाव किए हैं, हाइब्रिड मॉडल में ये शिफ्ट हुए हैं जिससे इनके खर्चे कम हुए हैं और इसका जो रिफ्लेक्शन है इनके नतीजों में देखने को मिला भी है। इनफैक्ट जो रिफ्लेक्शन है इस चीज़ का शेयर प्राइस में भी देखने को मिला है। मेरा इनफैक्ट अगला सवाल सर इसी चीज़ को लेके ही है कि हाल में इस सेक्टर की अन्य कंपनियों की तरह ही इस शेयर ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, पर उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अब भी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। भले ही शेयर इस साल 2 गुना के आसपास बढ़ चुका है, लेकिन ये कंपनी डेट फ्री भी है, वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। आपकी क्या राय है सर, ये जो 2 गुना के आसपास का उछाल आया उसके बाद वैल्यूएशन फिलहाल कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए संदीप, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि पहला फर्स्ट हाफ में इन्होंने करीबन 26 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले 6 महीने में पिछले साल इनका लॉस था। पिछले साल 8 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पूरे साल के लिए कमाया। तो इनका ज्यादातर जो रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है वो सेकंड हाफ में आता है। हमारा मानना है कि कम से कम 50 करोड़ का प्रॉफिट तो इस साल पक्का लग रहा है और उसके बाद अगर होपफुली होटल सेक्टर में ट्रेंड मजबूत लग रही है, जो लग ही रहा है, कम से कम 68-70 करोड़ की प्रॉफिट आपको FY24 में मिलेगी। तो वैल्यूएशंस की अगर हम सीधी बात करें तो करीबन 13-13.5 का पी मल्टीपल है। अगर आप कोई भी होटल सेक्टर का स्टॉक देखें तो मुझे लग रहा है कि छोटे कंपनी जैसे लेमन ट्री है, चैलेट होटल्स है, उसके बाद ईस्ट इंडिया होटल जो मीडियम साइज है, यहाँ पे अगर आप वैल्यूएशन देखें तो 50-60 का पी मल्टीपल इनको मिलता है। यहाँ पे 13-13.5 का पी मल्टीपल मिल रहा है और सबसे बड़ी बात अर्निंग्स कम से कम 20-25% ग्रो करेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव टर्म्स में काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है और इसमें कोई डाउट नहीं कि खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स है, जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स है, वहां पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ फेस्टिवल सीजन में देखने को मिलेगी और सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि कम से कम 265-270 ये एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। करीबन अगर आप कोई 8 से 12 महीने का भी व्यू टाइम लेते हैं तो इसमें अच्छी खासी कमाई करीबन 25% फ्रॉम द करंट लेवल्स पॉसिबल है। ठीक है, अच्छी खासी कमाई इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन सर, कोरोना महामारी के कारण पिछले साल का जो बेस था वो काफ़ी छोटा था, जिस वजह से जैसे आपने मेंशन किया भी कि जो वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही है उसमें कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था वो काफ़ी मजबूत देखने को मिला था। पर क्या ये जो नतीजों में मजबूती हम देख रहे हैं वो आगे भी जारी रहने की संभावना है? इस कंपनी का जो आउटलुक है वो कैसा नजर आ रहा है आपको?
देखिए पहली बात तो इन्होंने अपना डोमेस्टिक नेटवर्क तो अच्छी तरह से बनाया। इन्होंने लंदन में भी एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की है जिसका नाम चौरंगी है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस इनको मिला है। मिडिल ईस्ट में इन्होंने एक जेवी किया है जहाँ पे दुबई और दोहा में भी इनके रेस्टोरेंट्स है। और सबसे बड़ी बात, और 2 रेस्टोरेंट वो अगले साल खोलने वाले हैं। प्लस क्लाउड किचन की बात करें तो और 2 या 3 क्लाउड किचन आने वाले हैं। तो ग्रोथ ड्राइवर्स अभी भी है। मुझे लग रहा है कि जैसे लोगों ने फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस देखा है, सेकंड हाफ का परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि देखिए अभी फिलहाल तो अक्टूबर टू मार्च का सीजन का तो इंपॉर्टेंस होता ही है, लेकिन सेकंड हाफ में हमको लग रहा है जो नेक्स्ट ईयर का अप्रैल टू सितंबर का होगा, वहां पे भी बेस अगर बढ़ता भी है तो कम से कम रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम 15-16% तो जरूर होगा और प्रॉफिट ग्रोथ कहीं ज्यादा होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आपको अभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए वैल्यूएशंस अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में। आप दूसरे होटल कंपनीज को देखें तो वो होटल कंपनीज के शेयर जिनके रेवेन्यू शायद स्पेशलिटी रेस्टोरेंट से भी कम है, वहां पे वैल्यूएशन बहुत महंगे है। आप लेमन ट्री देखिए जहां पे ज्यादा मुनाफा नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी कोई बड़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पे आई नहीं है। पर उसके मुकाबले में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स अगर हम देखें तो नीश प्लेयर है, लेकिन पैसा काफी अच्छा बनाते हैं और मार्केट्स ऑलवेज प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स ग्रोथ को देखती है। ठीक है, तो बाकी कंपनियों की तुलना में एक तो वैल्यूएशन अच्छे हैं, दूसरा एक नीश प्लेयर है, काफ़ी अच्छा मुनाफा ये कमा रहे हैं और इस साल हो सकता है कि 50 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा दर्ज करें। तो वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है और कम से कम 20-25% तक की जो अपसाइड है स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 12 से 15 महीने के नजरिए से 265 रुपए का टारगेट है जो अविनाश सर बता रहे हैं कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल स्टॉक करेक्ट हुआ भी है और उसके बाद अब अपॉर्चुनिटी बन रही है स्टॉक में दोबारा धीरे धीरे री एंटर करने की। चलिए सर, ये तो बात हुई होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर की, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स की, लेकिन अब थोड़ा बाजार के ऊपर फोकस करें तो हमने देखा है सर 1 दिसंबर को मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया था 18,887 के आसपास का। 1-2 दिन को छोड़ दें तो निफ्टी 50 में लगातार गिरावट ही देखने को मिली। अगर हम दिसंबर के शुरुआती 10 दिनों की बात करें तो हाई से हम करीब 400 अंक नीचे आ चुके हैं। इस करेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या ये एक महज मुनाफा वसूली है रिकॉर्ड हाई बनने के बाद, या कोई एक ट्रेंड रिवर्सल का कोई संकेत भी नजर आ रहा है आपको? देखिए संदीप, पहली बात तो ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये थोड़ा सा मुनाफा वसूली है, लेकिन डेफिनेटली ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा एग्जॉशन मार्केट फेस कर रहा है। और जैसे आपने पहले कहा कि मार्केट काफी मैक्रो इवेंट्स के लिए वेट कर रहा है। 14 तारीख की फेड की मीटिंग है, पोयल साहब क्या कमेंट्री देंगे, वेदर 50 बेसिस पॉइंट होता है या 75 बेसिस पॉइंट पे रिटर्न करेंगे, ये बातें मार्केट्स अभी इंतजार कर रहा है। प्लस जो सीपीआई, यूएस सीपीआई का नंबर है वो भी बहुत क्लोजली मार्केट वॉच करेगी। प्लस आईआईपी का नंबर जो हमारे मार्केट्स में आएगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स थोड़ा वेट एंड वॉच में है। प्लस दिसंबर का महीने में वॉल्यूम्स थोड़े से सूख जाते हैं, तो मेरे ख्याल से 18,400 का जो लेवल है, जब तक वो मार्केट तोड़ता नहीं है, उसके ऊपर मार्केट रहता है, तब तक मैं समझता हूं कि मार्केट्स में कोई ऐसी बड़ी पैनिक का सिचुएशन नहीं है। ऊपरी लेवल के लिए आपको बड़ा मोमेंटम चाहिए तो 18,700 का लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है। ये इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। और जनवरी में हमको लग रहा है कि एक छोटी सी प्री बजट रैली आपको शायद फर्स्ट या सेकंड वीक से शुरू होने देगी, क्योंकि इस बार का बजट में काफी एक्साइटमेंट है, काफी उम्मीदें हैं। तो मोटा मोटी इंडेक्स को मत देखिए, स्पेसिफिक स्टॉक्स में निवेश करिए और मौके अगर आपको मिलते हैं तो आपको इंडेक्स को बिना देख के थोड़ा सा निवेश करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म इंडिया की स्टोरी है वो तो चलती रहेगी। शॉर्ट टर्म ये थोड़े करेक्शन आपको मार्केट में दिख सकते हैं। ओके, तो 18,400 नीचे की ओर, 18,700 ये ऊपर की ओर। 18,700 पार होता है निफ्टी में तो एक फिर से तेजी का रुझान बन सकता है। 18,400 के नीचे ना जाए तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर उसके नीचे जाता है तो फिर एक कमजोरी का इंडिकेशन हो सकता है। हालांकि जनवरी से अविनाश जी कह रहे हैं कि एक बार फिर से बजट अच्छा रह सकता है, उसी उम्मीद में एक प्री बजट रैली की भी उम्मीद है। लेकिन आपको ज़्यादा शेयरों के ऊपर फोकस करना चाहिए। इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो भी इंटैक्ट है, तो इंडेक्स के बजाय आप शेयरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, ये आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। सर, ये जो ट्रेंड रिवर्सल की बात मैंने करी है, इसका जो मेन कारण था, जो मेन कंसर्न था, वो ये था कि एफपीआई यानी जो विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने 1 दिसंबर को जिस दिन मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया था उस दिन करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की बड़ी खरीदारी की थी। लेकिन उसके बाद से आप देखिए तो मोटा मोटी उनकी ओर से जो नंबर्स आ रहे हैं नेट लेवल पर इक्विटी के, अगर आप 5 से 9 दिसंबर का जो हफ्ता है उसको देखेंगे तो आपको नेट करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली पिछले हफ्ते के 5 दिनों में नजर आएगी। तो एफपीआई ग्लोबल कारणों से चिंतित हैं या कोई घरेलू ऐसी दिक्कत की बात भी जिस वजह से वो दिक्कत में है? क्योंकि आरबीआई ने पिछले हफ्ते 0.35% से ब्याज दरें बढ़ाई हैं और ये भी कहा है कि महंगाई पीक आउट होने के संकेत हैं। दूसरी तरफ क्रूड भी फिसला है, 75-76 के आसपास है, 52 वीक लो के आसपास है। तो हमारे लिए कोई ऐसी दिक्कत की बात तो नजर नहीं आ रही, फिर एफपीआई क्यों चिंतित हैं सर?
देखिए मुझे लग रहा है कि एफपीआईज का जो सेल ऑफ है वो ज्यादातर करेंसी रिलेटेड है। डॉलर जब स्ट्रेंथन होता है, रुपया वीक होता है, तब वो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करके अपना पैसा वापस लेके जाता है। तो यही शायद कारण है, क्योंकि इंडिया, जैसे आपने कहा कि सारे ग्लोबल फैक्टर्स अभी इंडिया की तरफ पॉजिटिव हो रहे हैं। क्रूड की कीमत $75-76 तक हो गई है। प्लस जिस प्रकार का डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे डोमेस्टिक सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हालांकि देखिए एक्सपोर्ट मार्केट यूएस और यूरोप की अगर हम बात करें तो वहां पे दिक्कतें जरूर है। वहां पे डेफिनेटली अगर ये सिचुएशन थोड़ी और टाइम चलती रही तो हो सकता है कि इंडियन कंपनीज को भी थोड़ा नुकसान हो, बट इंडियन कंपनीज को सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक मार्केट ग्रो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए मोटा मोटी सारे जो इन्वेस्टर्स है वो यही देख रहे हैं कि कितने फ्लोज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से आएंगे, एसआईपी से आएंगे। एसआईपी में अभी रिकॉर्ड हाई मारा है करीबन 13,900 करोड़ का। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी हद तक एफआई के आउटफ्लोज को मैनेज करेगी। मेरे ख्याल से निवेशकों को एफआईएस का नंबर जरूर देखना चाहिए, बट इतना भी उसको सीरियसली नहीं देखे, क्योंकि अभी हमारे पास रिटेल मनी आ रहा है जो काफी हद तक मार्केट्स को संभालने के लिए ताकतवर है। तो मोटा मोटी आई थिंक मार्केट्स में कोई भी डिक्लाइन अगर आता है संदीप, तो मुझे लग रहा है कि अच्छी कंपनीज अगर अच्छे वैल्यूएशन में मिलते हैं तो आपको थोड़ा सा तो एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो एफपीआई के नंबर जरूर देखने चाहिए कि उनकी ओर से खरीदारी या बिकवाली हो रही है, लेकिन डीआईएस यानी कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, जो एसआईपी का पैसा आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एफपीआई की जो बिकवाली है, जो कि केवल रुपए में कमजोरी की वजह से है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करती हुई दिखेगी। और बाजार में अगर कोई गिरावट आपको दिखती है, कोई अच्छे शेयर आपको नीचे के भाव पर मिलते हैं, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए, यानी कि आपको धीरे धीरे उन शेयरों में खरीदारी जरूर करना चाहिए। इस मौके को आपको जरूर बनाना चाहिए। चलिए, ये तो थी हमारी मार्केट के ऊपर खास चर्चा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। सर, अगला सेगमेंट हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी खास रहता है, उनको इंतजार रहता है, क्योंकि उनके जो सवालों के जवाब होते हैं वो अपने सीधे एक्सपर्ट से हम उनको देने की कोशिश करते हैं। सर, मैं एक एक करके आपके सामने वो सवाल रखता हूं जो हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिले हैं। पहला सवाल हमें मिला है जयपुर की आकृति बंसल से, जो कि हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है उन्होंने। आकृति जी ने इस साल मई में एचसीएल टेक के 20 शेयर खरीदे थे 966 रुपए के भाव पर। अब ये शेयर 1030 रुपए के आसपास है। हालांकि उन्हें अब भी कुछ फायदा हो रहा है, पर आईटी सेक्टर पर दबाव की वजह से ये शेयर जनवरी के जो 52 वीक हाई लगाए थे, इसने वहां से करीब 25% के आसपास करेक्ट हो चुका है। कंपनी के मैनेजमेंट ने पिछले हफ्ते ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जो आय ग्रोथ गाइडेंस है उसमें कटौती की है, जिससे शेयर में हमने देखा कि भारी गिरावट देखने को मिली थी। आप आकृति जी को क्या राय देंगे, और उन तमाम निवेशकों को जो आईटी सेक्टर में जो हाल में करेक्शन आया है उसके बाद री एंटर करना चाहते हैं, दोनों को क्या राय होगी सर? देखिए संदीप, पहली बात तो एचसीएल टेक में जो गिरावट आई है वो ज्यादातर इसलिए क्योंकि उन्होंने गाइडेंस कट किया है, और ये काफी स्वाभाविक है क्योंकि इनका बड़ा एक्सपोजर यूएस और यूरोपियन मार्केट से आता है। बट अगर हम फंडामेंटली कंपनी को देखें तो कंपनी अभी भी बहुत अच्छी ऑर्डर बुक पे बैठी है। कंपनी काफी कैश रिच है। कंपनी ने प्रीवियसली करीबन 20-21% का इबिटा मार्जिन का है। मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्टर का नजरिया कम से कम 12 से 15 महीना है तो इनको होल्ड करना चाहिए। पैनिक मत करिए, क्योंकि देखिए आईटी कंपनीज में आज सेंटिमेंट खराब है, लेकिन होपफुली इन द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ अगर यूरोप और यूएस में कोई ग्रीन शूट्स दिखते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें बाउंस बैक भी उतनी तेजी से देखने को मिलेगा। सभी ये कंपनीज को आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर ना करें, क्योंकि इनकी बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। और आईटी की जरूरत तो आपको पता है कि कोविड में भी लगी थी, और कोविड के बाद में भी जब रिकवरी आएगी यूरोप और यूएस में तो बहुत तेजी से लगी। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, पैनिक मत करिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस अगले 3-4-5 महीने के लिए हो सकता है, तो वहां पे थोड़ा सा पेशेंस एक्सरसाइज करना जरूरी है। ठीक है, तो आकृति जी, आपके लिए राय ये है कि अगले 3 से 5 महीने हो सकता है कि आईटी सेक्टर और एचसीएल टेक के लिए थोड़े से कमजोरी वाले, दबाव वाले हो सकते हैं, लेकिन आप लंबी अवधि का नजरिया रखिए, 12 से 18 महीने का होल्ड कीजिए, आपको अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। दूसरा सवाल हमें मिला है मेरठ यूपी से हरिकिशन त्यागी जी की ओर से। उन्होंने यूट्यूब चैनल पर यह सवाल हमारे साथ शेयर किया है। हरिकिशन जी ने जुलाई 2020 में येस बैंक के 500 शेयर 12 रुपए के भाव पर खरीदे थे। सर, हाल में रिजर्व बैंक ने बैंक की पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दी है। 2 पी प्लेयर्स की इसमें एंट्री होती हुई दिखेगी। इससे हमने देखा कि हाल में शेयर ने 20 रुपए का जो लेवल है, जो 2 साल के आसपास की ऊंचाई है, वहां तक ये शेयर पहुंच गया था। तो हरिकिशन जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या अब इस शेयर में मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, और राय सर उनके लिए भी दीजिए जो ऊपर के भाव पर 250, 300, 350 के आसपास के लेवल से फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या राय होगी? देखिए संदीप, पहली बात तो इस इन्वेस्टर को मैं अच्छी तरह से कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि 12 रुपए में इन्होंने बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट किया, वो भी येस बैंक में पैसा बना रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए, येस बैंक में मैंने 2 क्वार्टर्स के नंबर देखे, एसेट क्वालिटी भी थोड़ी सुधर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो जो खराब नंबर्स पिछले 5-6 क्वार्टर्स के टाइम पे थे, उससे कहीं ज्यादा येस बैंक ने कोशिश करके इंप्रूवमेंट लाई।
सबसे बड़ी बात, क्रेडिट ग्रोथ जो मार्केट में, बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो अभी मार्केट में दिख रहा है वो करीबन 18-19% है। तो इसका फायदा सारे बैंकों को मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी क्रेडिट ग्रोथ कॉर्पोरेट कैपेक्स से आ रहा है, रिटेल से आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अभी इस निवेशक को अभी इमीडिएटली पैसा ना निकाले। अभी जैसे आपने कहा कि 2 पीई फंड्स इसमें पैसा डाल रहे हैं, प्लस इनकी एआरसी बिजनेस जीसी फ्लावर को वो बेच रहे हैं, तो उससे भी उनकी एसेट क्वालिटी कम होगी। तो नजरिया अगर लॉन्ग टर्म है, कम से कम 1.5-2 साल का, तो यहाँ से भी डबल होने की पॉसिबिलिटी है। और जो लोगों ने ऊपरी लेवल पे लिया है संदीप, मुझे यही कहना पड़ेगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा पेशेंस है तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। लेकिन इस बैंक में 200-300 रुपए वाले जो होल्डर्स है, अगर वो अभी एवरेज करते हैं तो उनको काफी बड़ी क्वांटिटी एवरेज करनी पड़ेगी, तो वो रिस्क जरूर रहेगा। बट डेफिनेटली अगले 1.5-2 साल में ये स्टॉक का पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। पुराने जो स्टोरी थी, पुराने प्रॉब्लम्स थे, वो मेरे ख्याल से सब निकल गए। बट आगे का जो रास्ता है वहां पे 1-2 क्वार्टर अगर ग्रोथ अच्छी आती है तो आपको शायद इसमें 20 रुपए वाला स्टॉक शायद 35-40 भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। पर थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है। ओके, तो पहली बात तो ये जो हमारे दर्शक हैं उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं विनाश जी कि आपने काफ़ी सही लेवल पे एंट्री की है। लेकिन मुनाफा वसूली अभी मत करें, 2 साल और इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि जो पुरानी दिक्कतें हैं वो स्टॉक की खत्म हो चुकी हैं। 35 से 40 रुपये तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और उन निवेशकों के लिए जिन्होंने हायर लेवल्स पे यानी कि 200, 250, 300 रुपये के आसपास का निवेश किया है, वो लेवल तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इन लेवल्स पे आप एवरेज जरूर कर सकते हैं। थोड़ा क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी होगी और 2 साल के लिए होल्ड करना होगा। 35 से 40 के लेवल जब आएंगे तब आपका जो घाटा है वो शायद स्टॉक में कम हो सकता है। तीसरा सवाल हमें मिला है रायपुर छत्तीसगढ़ से आशुतोष दयाल जी की ओर से। ईमेल के जरिए उन्होंने सवाल हमें भेजा है। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आईडीबीआई बैंक के 300 शेयर 46 रुपए के भाव पर खरीदे थे। इस बैंक के जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार ने हाल फिलहाल एक्टिविटी काफी तेज की है, शायद इसी वजह से हाल में इसने 60 रुपए 50 पैसे का 52 वीक हाई भी टच किया था। अब ये शेयर 55 रुपए के आसपास है। आशुतोष जी को आप क्या सलाह देंगे सर, उन्हें इस शेयर में अब कब तक बने रहना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से आईडीबीआई बैंक शायद आने वाले बजट तक या बजट के बाद आपको एक नया बायर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने सारी तैयारी की है, काफी रोड शोज आईडीबीआई ने ऑर्गेनाइज किए और ऐसा लग रहा है कि फाइनली 2 या 3 बायर्स अभी खड़े हो चुके हैं। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप आता है या कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो मैं समझता हूँ कि इस लेवल से बहुत अच्छी रीरेटिंग आएगी, क्योंकि देखिए ये काफी अच्छी वेल स्प्रेड आउट पीएसयू बैंक है। पीएसयू बैंकों में अभी आपने देखा कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट सारे इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो मेरे ख्याल से इनको कम से कम 3 से 6 महीना वेट करना चाहिए। हो सकता है 65, 70 या 75 का भी लेवल मिले। जो बायर आएगा वो कौन से प्राइस पे एंटर करेगा वो भी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, और जो प्रोफाइल होगा नया बायर का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ये सारी बातें होपफुली मार्च या जून तक होने की संभावना है, तो तब तक होल्ड करें। मेरे ख्याल से तब तक होपफुली आपको बेचने का समय मिलेगा। ठीक है, तो मार्च या जून तक, क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, तो ये कुछ समय है जितना लग सकता है इस पूरे निजीकरण की प्रक्रिया में। तब तक आप इसे होल्ड कीजिए, आपको और भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। री रेटिंग की संभावना है स्टॉक की, इसलिए आपको मार्च या जून तक स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हैं तो और भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसी के साथ अविनाश सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ आज के डिस्कशन से हमारे दर्शकों की होटल्स एंड रेस्टोरेंट सेक्टर को लेकर समझ और बड़ी होगी और उन्हें अपने सवालों के जवाब भी मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर, आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू।